नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉवल बॉय डॉन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी के आगे के रोमांचक एपिसोड। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि दो ऐसी आत्माओं की कहानी है जिन्हें किस्मत ने एक बार फिर मिलने का मौका दिया है। पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते, अनकहे राज और नए जीवन की शुरुआत। हर मोड़ पर आपको एक नया रहस्य देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि कहानी का पूरा आनंद ले सकें। आगे के सभी एपिसोड आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी कहानी बिना इंतजार किए सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां आपको पेड मेंबरशिप और डायरेक्ट एपिसोड्स की सुविधा मिलेगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी का आज का शानदार एपिसोड। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस कहानी पर एक खास ऑफर लेकर आया हूं। अगर आप लोग रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी को पूरी सुनना चाहते हैं तो आज सिर्फ 50 रुपए में आपको यह पूरी कहानी मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और जाकर इस पूरी कहानी का मजा लीजिए। ध्यान रहे, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है। 31 सभी हुए आध्या को देख हैरान। आगे वही आध्या की सभी बात को सुन अभिनय और अनिकेत दोनों ही इरिटेट हो जाते हैं। तभी वह कहते हैं, अगर किडनैपिंग ही करनी होती ना तो तुझे नहीं, तेरे बदले तेरी उस सौतेली बहन को उठाते, उसके बदले तो तेरा बाप मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। इस बात पर आध्या कहती है, हाँ बात तो सही है। तभी आध्या थोड़ा रिलैक्सिंग वे में सोफे पर बैठते हुए कहती है, तो फिर ऐसा है कि ना तो अक्ष भाई को मेरी वजह से मैं तुम्हारे आगे झुकने तो नहीं दूंगी, वजह चाहे जो भी हो मेरे होते हुए अक्ष भाई तुम जैसे घटिया इंसानों की बात नहीं मानने वाले। और रही बात अद्रिक खुराना की तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आध्या अपनी जगह से खड़ी होते हुए, और मुझे बहुत देर हो रही है। इतना कह आध्या वहां से जाने लगती है। तभी वह गार्ड्स आध्या की ओर बढ़ जाते हैं, जिसे देख अक्ष अपनी जगह से खड़ा हो आध्या की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी वह देखता है इस बार जो गार्ड आध्या के सामने आता है उसे रोकने। आध्या उसके पैरों में अपना पैर फंसा उसके कंधों पर हाथ रख उसे झुकाते हुए उसकी गुद्दी पर एक खींच के अपनी कोनी मारती है, जिससे वह आदमी मुंह के बल जमीन पर गिर दर्द से करहाने लगता है। फिर एक एक कर करीब 5 बॉडीगार्ड्स आध्या के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। आध्या अपनी पोजीशन लेते हुए अपने गाउन को ठीक करती है और अपनी हील्स को उतार कर फेंक देती है और उन 5 बॉडीगार्ड्स को एक एक कर धूल चखा देती है। डियर रीडर्स, अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि आध्या कोई सुपर वुमन या सुपर हीरोइन तो नहीं है, उसे कोई पावर भी नहीं मिली है, तो फिर ऐसा कैसे? तो गाइज, अगर आप लोग फाइटिंग सीखोगे तो आप लोग भी स्किल्ड फाइटिंग सीख जाओगे, क्योंकि आध्या अपनी पिछली जिंदगी में अनाथ थी, वही अयान भी एक अनाथ था, जिस वजह से दोनों की ही फाइटिंग स्किल अच्छी थी, क्योंकि उन दोनों ने ही अपनी सेफ्टी के लिए फाइटिंग स्किल को सीखना बेहतर समझा था। और आध्या तो कुछ ज्यादा ही मास्टर थी, क्योंकि वह एक लड़की थी, उसे तो ये सब जरूर सीखना चाहिए। अब क्यों, ये सब तो आप जानते ही हो। फाइट करते हुए ही आध्या मन ही मन कहती है, पता नहीं था पिछली जिंदगी में सीखी हुई ये चीजें इस जिंदगी में इतनी काम आएंगी। खैर मुझे क्या मजा तो आ रहा है। एक एक कर आध्या करीब 10 बॉडीगार्ड्स को वही पटक देती है। फिर आध्या रुक अभिनय की तरफ मुड़ सार्कास्टिकली हंसते हुए कहती है, बस इतनी ही ताकत थी क्या तुम्हारे बॉडीगार्ड्स में? क्या घटिया किस्म की ट्रेंड बॉडीगार्ड रखे हुए हैं तुमने? अगली बार कुछ दमदार लेकर आओ। आध्या की यह सारी बात और उसकी फाइटिंग को देख खुराना पैलेस में अयान तो एक्साइटेड होते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई हंग्री टाइग्रेस। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, मैंने तो पहले ही कहा था जो भी इसे ले जाएगा वह अपनी ही मौत अपने साथ ले जा रहा है। इतना कह अयान हंसने लगता है। वही पूरी सिंघानिया फैमिली के साथ साथ खुराना और राजपूत फैमिली के भी होश उड़े हुए थे। सबसे ज्यादा तो बेचारे रोहन और उस चुड़ैल तान्या के भी। ईशानी तो उसे दिन आध्या की टशन को देख समझ ही गई थी, क्या आध्या वो छुई मुई सी तो नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ बंगलू में छुपे अद्रिक, अक्ष, आर्यन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आध्या को लाइव सबसे लड़ाई करते हुए देख अक्ष के चेहरे पर एक डर था, वही खुशी भी थी अपनी प्रिंसेस को ऐसे देख। वही अद्रिक के चेहरे पर एक तेज भरी मुस्कान थी, वह मन ही मन कहता है, नाउ यू आर नॉट माई इनोसेंट बर्ड, नाउ यू आर माई एंग्री बर्ड बेबी गर्ल। वही आर्यन तो अभी तक अचंभे में ही था, वह कभी आध्या को देखता तो कभी अभिनय को, जो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे, जिसे देख अद्रिक को गुस्सा आने लगता है। पर तभी अनिकेत अपने फोन को निकाल एक मैसेज करता है। वही आध्या वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वहां और भी बहुत से बॉडीगार्ड आ जाते हैं। इस बार आध्या को बहुत ही तेज गुस्सा आता है। वो उन सभी को कुछ करती उससे पहले ही उसने देखा कि उन सभी बॉडीगार्ड के सिर से खून निकल रहा था, जो कि अपनी गन को साइलेंट कर अद्रिक ने ही चलाई थी। वही इतने सारे बॉडीगार्ड को देख अद्रिक, आर्यन और अक्ष तीनों ही अपनी साइलेंट गन से उन सभी को शूट करते हैं, जो अनिकेत और अभिनय नोटिस करते हैं। जैसे ही वो दोनों उन गोलियों के चलने की दिशा में देखते हैं तभी वहां पर अद्रिक, अक्ष, आर्यन तीनों ही एक साथ खड़े होते हैं, जिसे देख अनिकेत और अभिनय तीनों ही हैरान थे। पर आध्या अक्ष को देख काफी खुश थी और चेयर करते हुए कहती है, भाई आप कब आए? ये लो, इस लड़की को इस वक्त ये पूछना है आप कब आए, जैसे कोई मेहमान घर आया हो। आर्यन आध्या की बात सुन मन ही मन कहता है। अद्रिक, अक्ष, आर्यन तीनों ही गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। अद्रिक को देख अनिकेत अभिनय के पास आता है, जो अभी भी हैरान था।
अचानक ही अद्रिक की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है, जिस वजह से वह उन लोगों से खुद ही लड़ता है। वही आध्या को जो गार्ड्स उसे बाजुओं से पकड़ने जा रहे थे, आध्या उन्हें पंच मारती है और धड़ाधड़ उड़ के लात मार उन्हें भी जमीन की धूल चखा देती है। पर तभी अक्ष आध्या के पास आता है और उसे आर्यन के साथ वहां से जाने के लिए कहता है। तभी आध्या कहती है, नो भाई, इन्हें तो मैं मजा चखाती हूँ। आध्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही अक्ष उससे कहता है, प्रिंसेस प्लीज मेरी बात मानो, यहाँ से जाओ, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। आध्या अक्ष की बात मान जाती है और आर्यन के साथ वहां से चली जाती है। वही आर्यन जो आध्या को और उसकी अभी भी गुंडों को पीटने की बात सुन मन ही मन कहता, हमें यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो अकेले ही यहाँ से निकल जाती। तभी अनिकेत भी अभिनय के पास आ फुसफुसाते हुए कहता है, यार देख, अभी यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। अनिकेत वहां से जा ही रहा था कि अभिनय को देख रुक जाता है। अभिनय अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और अद्रिक को देख रहा था। गोलियां चलने की वजह से अभिनय सोफे के पीछे खड़ा हो गया था, इस वजह से किसी की नज़र अभी तक अभिनय पर गई नहीं। पर तभी अभिनय को देख अनिकेत कहता है, इसे यहाँ का पता भी चल चुका है, यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हम, चल यहाँ से। इतना का अनिकेत अभिनय को वहां से अपने साथ 9-2-11 कर देता है। उन्हें वहां से जाता देख अद्रिक की नज़रें उन दोनों पर जाती है। इतनी ही देर में अक्ष के आदमी वहां आते हैं और वहां पर मौजूद अभिनय के सभी आदमियों को शूट करने लगते हैं। वही अद्रिक अभिनय के पीछे जाता है, पर वह कुछ कर पाता उससे पहले ही अनिकेत अभिनय दोनों ही कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। उन्हें वहां से बाहर निकलता देख डैमेज अदरक अपनी मुठियां भींचते हुए कहता है। तभी उसके पीछे अक्ष भी आता है। अक्ष अद्रिक को खड़ा देख एक नज़र बाहर की ओर देखता है जहां से एक कार जा रही थी। अक्ष समझ जाता है वह दोनों निकल चुके हैं, जिसे देख अक्ष को भी गुस्सा आता है। तभी अक्ष अद्रिक की तरफ देखता है, अद्रिक भी अक्ष की तरफ देखता है। दोनों ही एक बार फिर से आंखों ही आंखों में अपना गुस्सा बयां कर रहे थे। न जाने इन दोनों को किस बात की खुन्नस है एक दूसरे से। वहीं दूसरी तरफ खुराना पैलेस, ये सभी चीज देख कीर्ति जी का तो दिल ही बैठा जा रहा था। वही कुछ ही देर में खुराना पैलेस के आगे 3 गाड़ियां रुकती हैं, जिनमें से पहले कार में से तो आर्यन और आध्या बाहर आते हैं। वही बाकी की 2 गाड़ियों में से अक्ष और अद्रिक एक एक कर बाहर आते हैं। आर्यन और आध्या दोनों ही पुराना पैलेस के अंदर चले जाते हैं। वही आध्या के अंदर आते ही कीर्ति जी आध्या को देख जल्दी से जाकर आध्या के गले लग जाती है। वही विश्वनाथ जी आध्या और आध्या की फाइटिंग को देख उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो मन ही मन कहते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो खुराना परिवार की बहू बन सकती हैं। इतना सोच वो मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। वही आध्या कीर्ति जी को शांत करते हुए कहती है, मामा आई एम ओके, डोंट वरी। तभी विजय जी भी आध्या की ओर बढ़ते हैं, जिसे देख आध्या अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, जिससे देख विजय जी अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेते हैं। आध्या सभी को एक नज़र देख स्माइल करती है, सभी की जान में जान आती है। तभी अक्ष और अद्रिक भी अंदर आते हैं। सुबह के करीब 4 बज चुके थे। सभी के आते ही विश्वनाथ जी कहते हैं, अब सब कुछ ठीक है। उनके इतना कहते ही आध्या अयान की तरफ देखती है जो दूर खड़ा उसे देख रहा था। आध्या और अयान दोनों ही फ्लाइंग हाई फाई करते हैं, दोनों ही हवा में अपने हाथों से हाई फाई करते हैं। आध्या स्माइल करती है, वही अयान भी आध्या को देख स्माइल करता है। आध्या अयान की इन हरकतों को देख पीछे ही खड़े अद्रिक की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो अयान के चेहरे को देख अपनी मुठियां भींच लेता है और कुछ सोचने लगता है। तभी यशवीर जी हॉल के बीचों बीच आते हुए कहते हैं, बहुत देर हो गई है, अब हम सबको निकलना चाहिए। तभी जीवंत जी भी सहमति जताते हुए कहते हैं, ठीक कह रहे हैं आप। सभी की बात सुन अयान आध्या के पास आता है और एक नज़र सभी को देख कहता है, हाँ आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सुबह के 4 बजे रहे हैं, हमें सुबह कॉलेज भी जाना है। इतना कह अयान आध्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और श्रेया की ओर इशारा करता है और आध्या का हाथ पकड़ मेंशन से बाहर जाने लगता है। आध्या को साथ जाता देख पूरी फैमिली देख रही थी, मानो उन दोनों को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, दोनों को एक दूसरे का साथ काफ़ी था। उन दोनों के जाते ही श्रेया भी उनके पीछे चली जाती है। अद्रिक भी एक नज़र आध्या और अयान को देख तेज कदमों से अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। धीरे धीरे सभी वहां से जाने लगते हैं। अब हाल में सिर्फ खुराना फैमिली ही थी। वह लोग भी धीरे धीरे अपने रूम में चले जाते हैं। आने वाले चैप्टर में आप आध्या की सभी प्लानिंग की एग्जीक्यूशंस को पढ़ेंगे। आने वाले चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं, तो प्लीज़ गेस्ट स्टोरी के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अब तक के लिए बाय बाय। 32 सेवज आध्या। अब तक अयान और आध्या दोनों ही एक साथ खुराना पैलेस से बाहर जा रहे थे। वही अद्रिक भी उन्हें देख सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। वही श्रेया भी आध्या और अयान के पीछे बाहर चली जाती है। धीरे धीरे कर सभी अपने अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। आगे आध्या और अयान खुराना पैलेस से बाहर आते हैं कि तभी अयान आध्या का हाथ पकड़ उसे रोक कहता है, अब बता तू ठीक है ना, और ये लोग थे कौन और तुझे क्यों लेकर गए थे? कौन थे वो लोग? आध्या अयान की बात सुन अयान की तरफ देख कहती है, देख यार मुझे तो नहीं पता, क्योंकि नोबेल में तो बस आज के अटैक के बारे में लिखा था। फिर आध्या कुछ सोचते हुए अयान की तरफ देख कहती है, पर शायद उनकी दुश्मनी अद्रिक और अक्ष भाई से है, अब पता नहीं क्या दुश्मनी है। आध्या की बात सुन अयान हाँ में सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए आध्या के कंधों पर हाथ रख कहता है, पर जो भी हो मजा आ गया, आज तो तेरी सारी की सारी फाइटिंग प्रैक्टिस काम आ गई। फिर अयान थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है, तुझे पता है पूरी सिंघानिया फैमिली तुझे देख हैरान थी, इवन मेरी और खुराना फैमिली भी। पर आध्या अयान की बातों से थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, पर उन्हें कैसे पता इस बारे में?
आध्या की बात सुन अयान कहता है थैंक्स टू विश्वनाथ अंकल, ही इज़ अमेजिंग पर्सन। इतना कह अयान आध्या को पूरी बात बताता है। और तेरी लाइव फुटेज सारी फैमिली देख रही थी। सच्ची? आध्या हंसते हुए कहती है। तभी वहां एक आवाज़ आती है, मुच्ची। यह आवाज़ सुन आध्या और अयान दोनों ही उस आवाज़ की ओर देखते हैं जहां से श्रेया अयान की तरफ देखते हुए आ रही थी। श्रेया जैसे ही आध्या और अयान के पास पहुंचती है, अयान के ऊपर से अपनी नज़रें हटा आध्या को देख कहती है, वह लोग हैरान तो होंगे ही ना। इतना कह श्रेया थोड़ा टॉन्टिंग वे में कहती है, पर तुझे मुझे तो बताना चाहिए था ना, आखिर तूने इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल कब सीखी? और इन्हें भी पता है? ये बात श्रेया अयान की तरफ देख कहती है। श्रेया की बात सुन अयान श्रेया की तरफ देख कहता है, अरे बताएं तो तब ना, जब किसी को हमसे गुस्सा होने और रूठने से फुर्सत मिले। अयान ये बात श्रेया की तरफ देख कहता है, जिसे समझ श्रेया अयान की तरफ देख कहती है, सॉरी, वो तुम्हें इतना चिल देखकर मुझे लगा तुम आध्या से सिर्फ उसके दोस्त होने का नाटक कर रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। श्रेया ये कहते हुए अपना सर झुका लेती है, वही उसकी आवाज़ भी धीमी हो जाती है, जिसे देख आध्या अयान की तरफ देख उसके कंधों पर मारते हुए आंखों से कुछ इशारा करती है, मानव कह रही हो फालतू में बच्ची को रुला दिया। आध्या का इशारा समझ अयान श्रेया की तरफ देख मुस्कुराते हुए श्रेया के कंधों को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर करता है और श्रेया को काफ़ी इंटेंसली घूरने लगता है, जिसे देख आध्या स्माइल करते हुए वहां से दूसरी साइड अपनी कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वही अयान श्रेया को देख कहता है, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है श्रेया, मैं जानता हूँ तुम आध्या के लिए परेशान थी, पर एक बात बताऊँ? इतना कह अयान एक नज़र आध्या की ओर देखता है, फिर श्रेया की तरफ देख कहता है, आध्या सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, मगर मेरे लिए वह मेरी ज़िंदगी में वो इंसान है जिसके न होने से मेरी ज़िंदगी भी अधूरी है। अयान की यह बात सुन श्रेया अयान की आंखों में देखने लगती है। श्रेया की आंखों में कुछ सवाल थे जो वह अभी पूछना तो नहीं चाहती थी। तभी अयान श्रेया की तरफ देख कहता है, पर मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें मेरी उस झल्ली दोस्त की फिक्र है। इतना कह अयान हंसते हुए श्रेया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वही श्रेया जो कभी अपना हाथ देखती जिसे अयान ने थामा था, तो कभी अयान का चेहरा तो कभी आध्या की ओर देखती। अयान आध्या के पास आता है, वही आध्या के पास आते आध्या दोनों को देख कहती है, लगता है मेरे नए दोस्त और मेरे पुराने दोस्त में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई है। आध्या की बात सुन अयान और श्रेया दोनों ही आध्या की ओर देखने लगते हैं। श्रेया के अकॉर्डिंग तो आध्या श्रेया को अपना पुराना दोस्त कह रही है और अयान को उसका नया दोस्त। वही अयान के अकॉर्डिंग आध्या उसको उसका पुराना दोस्त और श्रेया को उसका नया दोस्त कह रही है, पर दोनों ही कुछ समझ नहीं पाते। तभी आध्या स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा चलो छोड़ो। तभी आध्या श्रेया की तरफ देख कहती है, क्या तू आज कॉलेज आ रही है? देख मैं तो नहीं आ रही, क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। आध्या की बात सुन अयान भी अंगड़ाया लेते हुए कहता है, हाँ बात तो सही है। श्रेया भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी नहीं आने वाली, पर इस वजह से नहीं कि मैं थकी हूँ, इस वजह से क्योंकि तू भी नहीं आ रही है। श्रेया के इतना कहते ही उन सभी के नज़रें खुराना पैलेस से बाहर आ रहे राजपूत और सिंघानिया फैमिली पर पड़ती है, जिन्हें देख आध्या कहती है, जल्दी जल्दी कार में बैठो, क्योंकि अब मुझमें किसी और के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, और खासकर मैं उस चुड़ैल की शक्ल तो सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं देख सकती। आते ही फिक्र करने का दिखावा करेगी। इतना कह आध्या जल्दी से कार में बैक सीट पर बैठ जाती है। वही श्रेया भी उसके साथ बैठ जाती है। अयान एक नज़र राखी जी को देख श्रेया को घर छोड़ने का इशारा करता है, जिसे समझ राखी जी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। अयान भी अपनी कार में बैठ जाता है। वही आशी भी जल्दी से दौड़कर अयान के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। अयान की कार खुराना पैलेस से बाहर आ जाती है। वही सिंघानिया राजपूत फैमिली भी अपनी अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाते हैं। इधर अयान की कार में आशी एक तक बस अपनी जगह पर बैठी अपना सिर घुमाए पीछे बैठी आध्या को ही टुकुर टुकुर देख रही थी। ना तो आशी कुछ पूछ रही थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन थे। वह बस अपने टिमटिमाती हुई आंखों से आध्या को देख रही थी, जिसे देख आध्या काफ़ी अजीब सा फील करने लगती है। तभी आध्या एक नकली हंसी हंसते हुए कहती है, क्या बात है आशी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, तुम्हें कुछ कहना है? आध्या की इस बात पर भी आशी कोई जवाब नहीं देती, बस आध्या को घूरती रहती है, जिसे देख अयान तिरछी हंसी हंसते हुए अपने एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए अपने दूसरे हाथ से आशी का सिर पकड़ अपनी ओर घुमाता है, जिससे आशी की नज़रें अयान की नज़रों से मिलती है। तभी अयान उसे देख कहता है, इस तरह मत देख, आंखें बाहर आ जाएंगी तेरी। अयान की बात सुन आशी अयान के ऊपर से अपनी आंखों की गोटियां घुमा फिर से आध्या को देखती है। अयान ने अभी भी आशी का सर अपनी तरफ घुमाया हुआ था, पर आशी की नज़रें आध्या पर ही थी। आशी उसी तरह से आध्या को देख कहती है, भाई मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ये वही आध्या है जो उस वीडियो में दिख रही थी। अयान अपना हाथ हटा ड्राइविंग करते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है। आशी की बात सुन आध्या कहती है, वो तो तुम इसलिए मुझे इतनी देर से घूर रही हो? अरे वो सब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम कहो तो तुम्हें भी सिखा दूँ। आशी आध्या की बात सुन एक्साइटेड होते हुए कहती है, ऑफ कोर्स वाई नॉट आध्या दी। और तो और एक बात बोलूं, मुझे आपकी वो इनोसेंट साइड से ज़्यादा ये साइड अच्छी लगती है। सभी आशी की बात सुन मुस्कुरा देते हैं। वहीं कुछ ही देर में अयान श्रेया को उसके घर छोड़ देता है। वहीं श्रेया भी आशी और आध्या को बाय बोल एक नज़र अयान को देख वहां से चली जाती है। अयान भी श्रेया को छोड़ सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाता है।
वहीं दूसरी तरफ खुराना पैलेस अद्रिक का कमरा। अद्रिक अपने कमरे में बने बॉक्सिंग रूम में पंचिंग बैग को बहुत ही एग्रेसिवली हिट कर रहा था। अद्रिक ने इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक लोवर पहना था। अद्रिक लगातार पंचिंग बैग को हिट किए जा रहा था। अद्रिक का शरीर पसीने से तरबतर था। अद्रिक को बार बार आध्या का ये कहना याद आ रहा था, उसे अद्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे याद कर वो और भी ज्यादा अग्रेसिवली पंचिंग बैग को हिट करने लगता है। क्यों भाई, अब क्यों बुरा लग रहा है? तुम भी तो ऐसे ही बोलते थे ना उसके बारे में। अद्रिक अचानक से ही पंचिंग बैग को पकड़ लेता है और गहरी सांस से लेते हुए कुछ सोचने लगता है। अद्रिक मन ही मन कहता है, वॉट हैपन्ड विद यू माई इनोसेंट बर्ड। इतना कह एक बार फिर अद्रिक को अयान और आध्या का साथ जाना याद आता है, जिसे याद कर अद्रिक के जबड़े कस जाते हैं। वह एक बार फिर बहुत ही एग्रेसिवली पंचिंग बैग को खुद से दूर कर हिट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन। अयान आध्या को मैंशन छोड़ बाय बोल राजपूत मैंशन के लिए निकल जाता है। आध्या जल्दी से अंदर आती है। उसे हाल में सभी लोग बैठे हुए दिखते हैं क्योंकि सिंघानिया फैमिली उनसे पहले घर पहुंच चुकी थी। आध्या बिना किसी पर ध्यान दिए ऊपर की तरफ जा रही थी कि तभी उसे तान्या की आवाज़ आती है, रुको आध्या। आध्या ये आवाज़ सुन अपनी आंखों को बंद करते हुए मन ही मन कहती है, अबे यार, अब इसे क्या चाहिए मुझसे, जब देखो तब चेप होती रहती है। आध्या बेफिक्री से पीछे मुड़ती है जहां तान्या खड़ी थी। तान्या आध्या के पास आती है, तुम ठीक हो ना आध्या? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे 4-5 गोलियां लगी है और 10-20 हड्डियां टूट गई है, देखो। आध्या की बात सुन तान्या की मुट्ठियां कस जाती है। तभी तान्या नकली हंसी हंसते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? ऑफकोर्स तुम सवाल ही इतना घटिया पूछ रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यह बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। आध्या का इतना ही कहना था कि तभी विजय की आध्या के पास आ कहते हैं, ये क्या तरीका है आध्या, तुम कभी नहीं सुधर सकती ना? तान्या सिर्फ तुमसे तुम्हारी सेहत पूछ रही है और तुम उस पर ही चिल्ला रही है, उसे बुरा भला कह रही हो। मिस्टर विजय सिंघानिया, मैं फालतू के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती और फालतू के लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं, और मुझे आपकी बेटी की तरह फालतू का लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। इतना कह आध्या एक नज़र तान्या को देख विजय जी की आंखों में आंखें डालते हुए ऊपर की ओर चली जाती है। तान्या भी अपनी आंखों में नकली आंसू लाते हुए ऊपर की ओर चली जाती है, जिसे देख विजय जी तान्या को देखते हैं और आध्या की तरफ देख अपने दांत भींचने लगते हैं। वही आध्या अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने मिरर में खुद को देखते हुए अपने एक एक शब्दों को चबाते हुए कहती है, बहुत हो गया तान्या, अब और नहीं। इतना कह आध्या क्लोजेट की तरफ बढ़ जाती है अपने कपड़े लेने। आध्या अपने कपड़े निकाल ही रही होती है कि तभी उसे वही ड्रॉर दिखता है जिसमें आध्या की डायरी थी। उस ड्रॉर को देख आध्या की चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह अपने कपड़े निकाल उस ड्रॉर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बस एक बार तुम्हारा अधूरा काम पूरा कर दूं, फिर बहुत जल्द बड़ी ही फुर्सत से तुम्हें पढ़ूंगी, आखिर मैं भी तो जानूं तुम्हारी जिंदगी के बारे में। इतना कह आध्या बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। आगे जारी है। प्यारे रीडर्स, चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैप्टर को लाइक, शेयर एंड कमेंट में बताइएगा आपको यह चैप्टर कैसा लगा। स्माइलिंग फेस, फोल्डेड हैंड्स, दिल, उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा। टू बी कंटिन्यू। 33 अयान और आध्या की बातें। आगे। कुछ देर बाद आध्या फ्रेश होकर बाहर आती है। अब तक सुबह के करीब 7:30 बज चुके थे। आध्या काफ़ी थक चुकी थी। आध्या बाहर आती है और अपने बेड पर बैठती ही है कि तभी उसके कमरे में कीर्ति जी अपने हाथों में नाश्ते की ट्रे पकड़े अंदर आती है। कीर्ति जी को देख आध्या अपनी जगह से खड़ी हो उनकी तरफ बढ़ जाती है। कीर्ति जी आध्या के रूप में टेबल पर नाश्ते को रखते हुए कहती हैं, चलिए बेटा नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आप आराम कर लीजिएगा, थक गई होंगी ना। कीर्ति जी की बात सुन आध्या स्माइल करती हैं। आध्या मन ही मन कहती हैं, पता नहीं कैसे इन जैसी मासूम और भोली भाली लड़की ने इतने खड़ूस और जिद्दी इंसान से शादी कर ली है। जो भी हो, प्यार इंसान को क्या नहीं कराता। आध्या टेबल पर बैठ नाश्ता करने लगती है। वहीं कीर्ति जी भी उसके बगल में बैठ उसे देखने लगती है। कीर्ति जी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। तभी आध्या के कमरे में एक शख्स और एंटर करता है जिसके हाथों में भी नाश्ते की ट्रे थी। यह शख्स कोई और नहीं अक्षी था, जिसने अभी अभी विजय जी और आध्या की बहस देखी। अक्ष जानता था आध्या नीचे तो नहीं आने वाली नाश्ते के लिए, इसीलिए वह उसका नाश्ता उसके रूम में लेकर आया था। पर यहाँ तक कीर्ति जी पहले से ही आध्या को नाश्ता खिला रही थी। आध्या अक्ष को देखकर उसके हाथों में पकड़ी ट्रे को देख मंद मंद मुस्कुराने लगती है। अक्ष आगे बढ़ वही उस टेबल पर नाश्ते की ट्रे को रख बैठ जाता है और आध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। अक्ष की बात सुन आध्या अपना नाश्ता करते हुए रूप कहती है, नो भाई, उल्टा मुझे तो मजा आ गया, और हाँ, आज से आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बहन बहुत स्ट्रांग है। इतना कह आध्या नाश्ते में बना आलू का पराठा तोड़ अक्ष की ओर बढ़ाते हुए कहती है, भाई आपने भी तो नाश्ता नहीं किया ना। अक्ष आध्या को देख स्माइल करते हुए उसके हाथों से पराठा खाता है। वही बगल में बैठी कीर्ति जी यह सब देख काफ़ी खुश थी। तभी उनकी तरफ भी 2 हाथ बढ़ते हैं, जिनमें से एक अक्ष का था तो दूसरा आध्या का। दोनों ने ही उनकी ओर पराठा बढ़ाया था। कीर्ति जी दोनों के ही हाथों से बारी बारी नाश्ता खाती हैं। वहीं आध्या के दरवाजे और खिड़की से 2 जोड़ी नजरें इन्हीं दोनों को देख रहे थे। दरवाजे पर खड़े विजय जी यह सभी चीज़ देख रहे थे। उन्हें ये सब देख खुशी भी हो रही थी तो कहीं ना कहीं एक अजीब सा दर्द भी हो रहा था। आध्या का बर्ताव जैसा कीर्ति जी की तरफ था, उसके बिल्कुल विपरीत विजय जी की तरफ था। आराध्या ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। विजय जी भी आध्या को नाश्ते के लिए ही बुलाने आए थे, पर यहाँ का सीन देख विजय जी यहाँ से चले जाते हैं।
वही आध्या के रूम के विंडो से झांकता हुआ मनन भी यह सब देख रहा था। ये सब सीन देख मनन की आंखों में नमी तैर जाती है। तभी मनन भी अपनी आंखों को मसलते हुए अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। कुछ देर बाद आध्या का कमरा। आध्या अपने कमरे में फैलकर अपने बेड पर किसी जानवर की तरह सो रही थी। उसका ब्लैंकेट 1% भी उसके ऊपर नहीं था। सारा ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था। वहीं बिस्तर भी अस्त व्यस्त था और आध्या का एक पर मुड़ा हुआ था तो दूसरा पर बेड के नीचे लटक रहा था। एक हाथ तकिए के नीचे था तो दूसरा उसके सिर पर रखा हुआ था। आध्या की नींद तो तब टूटती है जब उसका फोन आवाज करता है, टिंग टिंग टिंग। आध्या फोन की आवाज से इरिटेट होते हुए अपनी जगह पर गुस्से से उठकर बैठ जाती है और अपना फोन उठाकर उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है, जिसे देख आध्या अपने दांतों को भींचते हुए कहती है, इस बंदे से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती कभी भी। आध्या कॉल पिक करती है। कॉल पिक करते ही, क्या है 5 मिनट मुझे सोने नहीं दे सकता क्या तू? ओ मैडम, दोपहर के 12 बजे रहे हैं। पिछली जिंदगी में तो एक नंबर की आलसी थी, यहाँ पर भी सिर्फ सोने ही आई हो क्या? चुपचाप रेडी हो जा, लंच के लिए बाहर मिलते हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। यान की बात सुन आध्या कहती है, देख ऑर्डर मत दिया कर। अच्छा ठीक है भाई, प्लीज आध्या मैम मुझसे लंच पर बाहर मिल लीजिए। अयान की बात सुन आध्या को भी अचानक की कुछ याद आता है। उसे भी अयान से कुछ जरूरी बात करनी थी। तभी आध्या कहती है, ठीक है जगह मैसेज कर दे, मैं आ रही हूँ। इतना कह आध्या फोन कट कर देती है। वहीं अयान भी आध्या का फोन करते ही स्माइल करते हुए अपने फोन में लोकेशन सेंड करने लगता है। इधर आध्या कुछ ही देर में एकदम परी की तरह रेडी हो जाती है। अब सच में परी की तरह नहीं यार, वह तो परी ही लगती है। वहीं दूसरी तरफ अक्ष कॉलेज गया हुआ था क्योंकि ये उनका लास्ट सेमेस्टर था और 3 ही दिन में उनका एनुअल फंक्शन भी होने वाला था। कॉलेज रिसेस का टाइम था। अद्रिक आर्यन के साथ कैंटीन में बैठा था कि तभी वहां रोहन अपने बर्गर और सैंडविच के साथ आ धमकता है और अपनी जगह पर बैठ अद्रिक की तरफ देख कहता है, यार देख मैंने कहा था ना उस लड़की के दिमाग पर जरूर कोई गहरी चोट लगी है, पर जो भी हो चोट लगने के बाद वाली साइड ज्यादा अच्छी लग रही है, वरना हम सबको पता है ऐसा एक दिन भी नहीं जो अद्रिक कॉलेज आया हो और आध्या ना आई हो, पर आज वो नहीं आई है यार, मुझे तो उससे बात करनी थी। रोहन थोड़ा हताश भरे भाव लिए कहता है। वही अद्रिक रोहन की बात सुन कि आध्या कॉलेज नहीं आई है कुछ सोचने लगता है। पहले तो अद्रिक को लगता है आध्या को कहीं चोट न लगी हो, पर तभी वहां से गुजर रही आशी अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। तभी आशी कहती है, आज हम सब साथ चलेंगे, आज भाई नहीं आए हैं तो मैं तुम सबके साथ ही चलूंगी। आशी वहां से निकल जाती है, पर आशी की बात सुन अद्रिक कहीं खोसा जाता है। उसकी नीली आंखें टेबल पर रखी सामानों पर गड़ जाती है। वो बड़े ही गौर से कुछ सोचते हुए उन चीजों को घूरने लगता है, जिसे देख आर्यन कहता है, ओ मिस्टर भूख लगी है तो खा ले, ऐसे घूर क्यों रहा है? आर्यन की बात सुन अद्रिक किसी को एक नज़र देखता भी नहीं और वहां से निकल जाता है। सिर्फ कैंटीन से ही नहीं, अद्रिक कॉलेज से ही निकल जाता है। अद्रिक जल्दी से अपनी कार में बैठ कॉलेज से बाहर चला जाता है। अद्रिक अपनी कार में बैठ किसी को फोन लगाता है। एक ही रिंग में कॉल पिक हो जाता है। दूसरी अद्रिक अपनी गहरी आवाज में कहता है, आई वॉन्ट टू नो हर लोकेशन। वही अद्रिक को अपने कार में बैठ जाता देख दो नजरें जो कब से उसे देख रही थी, तब से जब से अद्रिक में आशी की बात सुनी, वही रोहन की बात सुनी, जी हाँ तान्या जो कब से अद्रिक को नोटिस कर रही थी, वह जैसे ही यह सब देखती हैं अपने मुट्ठियों को भींचते हुए मन ही मन कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ द मून कैफे, ये एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है जहां लोग ओपन में बैठकर खाते हैं। वही एक टेबल पर अयान बैठा अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था कि तभी उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की जो कोई और नहीं हमारी आध्या ही थी, वो अयान के हाथों से उसका फ़ोन ले कहती है, ओ हेलो, यहाँ बुला लिया और अभी तक खाना भी ऑर्डर नहीं किया, भूख लगी है मुझे। अयान आध्या के हाथों से अपना फ़ोन लेते हुए उसमें कर रहे अपने काम को दिखाता है, जिसमें वो कुछ और नहीं खाना ही ऑर्डर कर रहा था, जिसे देख आध्या वहाँ बैठ जाती है। आध्या ने इस वक्त एक बैगी जीन्स और ऊपर से एक लूज टी शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर से पर्स टंगा हुआ था जो पतली सी चैन का था और छोटा सा था, जिसमें आध्या का फ़ोन और वॉलेट ही आ सकता था। अयान आध्या का खाना आते ही दोनों ही खाते खाते बातें कर रहे थे कि तभी आध्या कहती है, मैं कल से आध्या की उस सीक्रेट कंपनी में जाऊंगी। आध्या की बात सुन अयान अपना खाना चबाते हुए कहता है, कल? हाँ कल मुझे जल्द से जल्द उस कंपनी को टॉप पर ले जाना है, इसके लिए ऑफिस तो ज्वाइन करना ही होगा, हाफ टाइम कॉलेज और हाफ टाइम ऑफिस में बिताना होगा। अयान आध्या की बात सुन रहा था। तभी आध्या को पार्टी की एक बात याद आती है। जब मिस्टर विजय जी उस प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं तभी आध्या अयान की तरफ देख कहती है, तुझे याद है नोवेल का वो प्रोजेक्ट वाला सीन? अयान आध्या की बात पर हामी जताते हुए कहता है, हाँ वही सीन जिसमें आध्या 15 साल की उम्र में जब हॉस्टल से घर आती है तो अपने डैड को किसी चीज़ के लिए परेशान देख उनकी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करती है, जो कि वह ढूंढ भी लेती है। उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग में जितनी भी मिस्टेक थी उन सभी को रिमूव कर वो नया आइडिया आध्या का ही था, पर जब भी वो विजय जी को ये बताने जाती तब वो बिजी हो जाते थे। उन्होंने कभी आध्या की बातों को सुनी ही नहीं और अगले ही दिन बेचारी को वापस हॉस्टल जाना था, जिस वजह से वो उस प्रोजेक्ट को तान्या को दे देती है और उससे कहती है कि डैड को ये सब कुछ बता दे। लेकिन ये तान्या आध्या का नाम भी नहीं लेती और सारा क्रेडिट खुद खा जाती है। तभी से मिस्टर विजय जी को लगता है तान्या के अंदर उनकी क्वालिटीज़ आई है, तान्या इतनी कम उम्र में बिजनेस माइंडेड बन गई है। व्हाट द हेल, जितनी बार भी यह सीन याद करता हूँ उतनी बार गुस्सा आता है। वहीं तो मुझे ये चीज़ भी सभी को बतानी है, भले ही मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पुरानी आध्या के लिए इतना तो करना ही होगा, आखिर उसने इतनी मेहनत की थी।
आध्या अयान ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। दोनों ने ही लंच कर लिया था। दोनों ही साथ ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और अपनी अपनी कार में बैठ अपने अपने मेंशंस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हुई सभी बातें वहीं आध्या के आने से लेकर जाने तक कोई था जो उस पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं अद्रिक ही था जिसमें आध्या को ट्रेस किया था। आध्या को अयान के साथ देख एक बार फिर अद्रिक को गुस्सा आता है। अद्रिक समझ ही नहीं पाता आखिर आध्या ऐसा कर क्यों रही है। उस इंसिडेंट के बाद आध्या एक बार भी अद्रिक से बात तक नहीं की। एक बार बात की भी तो वो तब जब आध्या को पता ही नहीं था कि वही इंसान अद्रिक खुराना है, पर यह बात अद्रिक को नहीं पता थी। अद्रिक कुछ सोचते हुए किसी को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी सर, मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है। अद्रिक इतना सुन फ़ोन काट देता है और आध्या और अयान को देखने लगता है। दोनों को ही देख अद्रिक मन ही मन कहता है, इतनी जल्दी तुम इतना कैसे बदल गई, क्या तुम मुझे इतना कह। अद्रिक चुप हो जाता है और अपनी नीली आंखों से आध्या की ओर देखता है। जब तक आध्या वहां से चली नहीं जाती, आध्या के जाते ही अयान भी वहां से चला जाता है। वहीं अद्रिक भी दूसरी ओर कार मोड़ वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में अद्रिक की कार उसी अस्पताल के बाहर आ रुकती है जहां आध्या अयान पानी में गिरने के बाद एडमिट थे। अद्रिक का असिस्टेंट जल्दी से उसके कार का डोर ओपन करता है। अद्रिक के बाहर आते ही उसका असिस्टेंट उसे ग्रीट करता है। अद्रिक अपने तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। वहीं अद्रिक का असिस्टेंट भी उसके पीछे जाने लगता है। कुछ ही देर में अद्रिक उसी डॉक्टर के केबिन में बैठा था जिसने आध्या और अयान का ट्रीटमेंट किया था। अद्रिक का असिस्टेंट भी अद्रिक के पीछे खड़ा था। तभी डॉक्टर कहते हैं, यस मिस्टर खुराना, आप क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर की बात सुन अद्रिक डॉक्टर की तरफ देख कहता है, मुझे आध्या की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। क्या पानी में गिरने की वजह से उसे कोई चोट आई है? आई मीन कोई इंटरनल डैमेज जिस वजह से वह अपनी मेमोरी भूल गई हो। नो वे मिस्टर खुराना, वो सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था और आध्या पानी में गिरने की वजह से बेहोश थी। उन्हें कोई भी अंदरूनी चोट नहीं आई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर की बात सुन अद्रिक डॉक्टर से अपनी नज़रें हटा कुछ सोचने लगता है। अब वो क्या सोच रहा है ये आपको आगे पता चलेगा। आखिर क्या करने वाली है आध्या आगे, और क्या सोच रही थी तान्या, क्या करने वाला है अद्रिक, और क्यों आध्या को अयान के साथ देख अद्रिक को गुस्सा आता है? क्या इसके पीछे कोई वजह है? सभी सवालों के साथ और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी रीबर्थ ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स इन नोवेल। 34 आध्या ने चली पहली चाल। अब तक अद्रिक हॉस्पिटल में उस डॉक्टर से मिलता है जिसने आध्या का ट्रीटमेंट किया था। अद्रिक उनसे आध्या की मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछता है। आगे सिंघानिया मैंशन। शाम के 5 बजे रहे थे। आध्या टेरेस पर लगे बड़े से झूले पर लेटी झूलते हुए अपने कानों पर फोन रखे एक हाथों में चिप्स का पैकेट पकड़े तो दूसरे हाथों से चिप्स निकाल खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयान जो अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा हाथों में कॉफ़ी मग लिए कॉफ़ी पीते पीते आध्या से बात कर रहा था। तभी आध्या कहती है, क्या लगता है तुझे कोई तरीका है क्या इस तान्या की मुंह दिखाई का? इतना कह आध्या एक चिप्स मुंह में रख खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अयान आध्या की बात सुन कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहता है, बहुत सारे मौके हैं, देख मेरी बात सुन ध्यान से। हम दोनों को पता है आध्या इतनी डरपोक क्यों थी। अयान की बात पर आध्या चिप्स चबाते हुए ही अपनी आई रोल करते हुए कहती है, ऑब्वियसली क्योंकि उस तान्या और उसके प्रिय पिता विजय जी के बर्ताव ने बचपन से ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया और हमेशा उसे ही गलत समझा जाता था। बेचारी का इतनी बार दिल टूटा फिर भी उसे हॉस्टल भेज दिया गया। इसीलिए तो वह अपनी प्रॉब्लम्स भी किसी को नहीं बताती थी, इस डर से कि कहीं उसे ही गलत ना समझा जाए। आध्या अपने एक एक शब्दों को चबाते हुए मन ही मन कुछ सोचते हुए यह बातें कह रही थी। आध्या की बात सुन, एग्जैक्टली एब्सोल्यूटली करेक्ट, पर तू एक चीज़ भूल रही है, अयान कहता है। तभी आध्या कहती है, क्या? यही कि आध्या को हॉस्टल भेजने का सबसे बड़ा कारण थी तान्या। तुझे याद है उसने विजय अंकल और बाकी सबको यकीन दिलाया था कि तू तान्या को होम करना चाहती है क्योंकि वह तुझसे ज़्यादा टैलेंटेड थी और काफ़ी खूबसूरत भी। अयान की बात सुन आध्या चिप्स का पैकेट अपने हाथों में मरोड़ते हुए कहती है, घंटा। बल्कि ये चुड़ैल थी जो आध्या की खूबसूरती और उसके टैलेंट से जलती थी और तो और हमेशा ही आध्या से वो चीज़ करने को कहती थी जिससे मिस्टर विजय जी को सख्त नफरत थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, तान्या का भांडा फोड़ने के लिए उसके साथ उसी का गेम खेलना होगा। इतना कह अयान एक स्माइल के साथ फ़ोन कट कर देता है। वही आध्या फ़ोन कटने के बाद फ़ोन को साइड में रख उठकर बैठ जाती है और सामने की तरफ देखने लगती है, सामने जहाँ सूरज ढलने का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा था। उसे देखते हुए ही आध्या मन ही मन कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली, तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगी। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच तान्या। रात का वक्त, सिंघानिया मैंशन। सभी फैमिली मेंबर्स डिनर टेबल पर बैठे थे। तभी आध्या भी सीढ़ियों से नीचे उतर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। आध्या अपनी जगह पर बैठ जाती है। तभी कीर्ति जी आध्या को देख उसे डिनर सर्व करने लगती है। आध्या एक नज़र डिनर टेबल पर रखे खाने की तरफ देखती है, फिर एक नज़र सभी फैमिली मेंबर्स को। वहाँ सभी मौजूद थे सिवाय विजय जी और अक्ष के। आध्या अपना खाना खाने लगती है कि तभी विजय जी और अक्ष भी साथ में सीढ़ियों से नीचे उतर डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। तभी विजय जी एक नज़र आध्या को देखते हैं जो आराम से बिना किसी पर ध्यान दिए अपना खाना खा रही थी।
उसे देख आध्या तान्या और मनन की तरफ देख कहते हैं हमने आप दोनों का केबिन रेडी करवा दिया है। आप दोनों जब चाहे ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे सभी बच्चे मिलकर हमारे इस बिजनेस को और भी ऊंचाइयों तक ले जाए। तभी तान्या अपने चेहरे पर एक बड़ी सी और घटिया सी स्माइल लिए कहती है रियली डैड आई एम सो एक्साइटेड, मैं तो कल से ही ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ। इतना का तान्या मन ही मन कहती है बिजनेस के मामलों में ही सही कम से कम अद्रिक से मिलने का मौका तो मिलेगा। अद्रिक के बिना तो कॉलेज में रहना मानो एक सजा की तरह हो। इतना सोच तान्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी विजय जी मनन की तरफ देखते हैं। मनन भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है मैं भी कल से ही ऑफिस ज्वाइन करूंगा, मेरा कॉलेज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। विजय जी दोनों की बात सुन मुस्कुरा देते हैं। पर वहीं विजय जी की बात सुन यशवीर जी एक नज़र आध्या को देखते हैं जिसे विजय जी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही यशवीर जी ये देख विजय जी की तरफ देख कहते हैं तो आपने सिर्फ इन दोनों का ही केबिन क्यों तैयार करवाया है, आपके बच्चों में आध्या नहीं आती क्या? यशवीर जी की बात सुन विजय जी यशवीर जी की तरफ देख कहते हैं पापा आप जानते हैं हम टैलेंट को बढ़ावा देते हैं, बिजनेस को समझना और उसे आगे बढ़ाना बच्चों का खेल नहीं है। हमें जो क्वालिटीज़ चाहिए वो हमारे सभी बच्चों में है, पर शायद एक को छोड़कर। इतना कह विजय जी एक बार फिर आध्या की ओर देखते हैं जिसे अभी भी उनकी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना खाना खा रही थी जिसे देख विजय जी के जबड़े कस जाते हैं। वही तान्या ये देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी यशवीर जी मन ही मन कहते हैं पता नहीं कैसी जिद्दी औलाद पैदा की है हमने। वही अक्षय सब देख चुप था क्योंकि इस बार उसे आध्या का एक्सप्रेशन देख ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसे बुरा लग रहा हो, बल्कि उसके चेहरे पर एक पलटवार करने जैसा तेज था जिसे देख अक्ष भी चुप रहता है। पर वही इस बार मनन विजय जी की तरफ देख कहता है डैड प्लीज आध्या को बिना जाने और बिना मौका दिए आप उसे इस तरह जज नहीं कर सकते। मनन की बात सुन विजय जी उसकी तरफ देखते हैं जो आध्या की तरफ देख रहा था। विजय जी मनन की बात सुन कुछ नहीं कहते। तभी विजय जी सभी की तरफ एक नज़र देख मनन और तान्या की ओर देख कहते हैं आप दोनों को सिर्फ ऑफिस ही ज्वाइन नहीं करना है, परसों हमारी कंपनी के साथ साथ इंडिया की सभी टॉप कंपनी एक प्रोजेक्ट मीटिंग में शामिल होगी। चाहे जो भी हो वह प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। इसके लिए आपको कल का वक्त है, जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो कर लो, हमें आप दोनों से इस प्रोजेक्ट की उम्मीद रहेगी। वही यह बात सुन मनन तो नहीं पर हाँ तान्या जरूर घबरा गई थी। तान्या को तो घटा साल घंटा कुछ भी नहीं आता, पर वो फिर भी विजय जी की नज़रों में हमेशा ऊपर रहना चाहती थी। तान्या के ऐसे एक्सप्रेशन देख आध्या के मन में कुछ चलने लगता है। वह एक तक बस तान्या को देखती है कि तभी तान्या विजय जी की तरफ देख कहती है पर डैड हम तो अभी अभी ज्वाइन करेंगे तो कैसे, मेरा मतलब है हम इतने बड़ी प्रोजेक्ट पर कैसे काम कर सकते हैं। और तान्या की जुबान लड़खड़ा रही थी कि तभी वहाँ एक आवाज़ आती है क्यों तान्या तुम इतना क्यों डर रही हो, अपने डैड की उम्मीद पर पानी मत फेरना। और वैसे भी जो लड़की 17 साल की उम्र में इतनी बड़े प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वो प्रोजेक्ट अपने डैड को दिलवा सकती है तो ये छोटी मोटी डील तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। आध्या की बात सुन तान्या के पसीने छूट जाते हैं। वह आध्या की तरफ देख रही थी। वही आध्या भी अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए अपनी खतरनाक आंखों से तान्या की ओर देख रही थी। तान्या को यह बात बखूबी पता थी कि वो प्रोजेक्ट तान्या की वजह से नहीं आध्या की वजह से विजय जी को मिला था, पर इसका क्रेडिट तान्या ने कभी आध्या को नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने विजय जी को पता भी नहीं लगने दिया। तान्या को यही डर था कहीं आध्या विजय जी को बता ना दे इस बारे में। पर वही कोई और भी था जो आध्या की बात सुन हैरान था। जी हाँ, ये कोई और नहीं मनन ही था। मनन आध्या की प्रोजेक्ट वाली बात सुन हैरान था क्योंकि मनन जानता था उस प्रोजेक्ट पर आध्या ने काफ़ी मेहनत की थी। 15 साल की उम्र में भी आध्या काफ़ी टैलेंटेड और समझदार थी। मनन ने आध्या को खुद उस प्रोजेक्ट पर काम करते देखा था, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। तभी मनन इस वक्त चुप रहना ही ठीक समझता है क्योंकि अगर आध्या ये बात नहीं बोल रही है तो मनन भी इस बात को कहना ठीक नहीं समझता। पर वहीं तान्या बात को टालने के लिए विजय जी की और नकली हंसी हंसते हुए अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए कहती है ओके डैड आई विल ट्राई माई बेस्ट, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तान्या की बात सुन विजय जी एक नज़र मनन को भी देखते हैं। मनन भी विजय जी को देख कहता है मैं भी। विजय जी मुस्कुरा देते हैं, पर वही तान्या का ऐसा एक्सप्रेशन सभी घरवालों को कुछ अजीब लगता है। वही विजय जी को भी आध्या की बात सुन अजीब लगता है। वही आध्या सभी के एक्सप्रेशन देखकर तान्या को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी देखते हैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिलता है, तुम्हारी सीधी टक्कर मुझसे है। तान्या धीरे धीरे तुम्हारी यह अच्छी खासी इमेज की बैंड बजाकर तुम्हारी वह डार्क साइड भी तो दिखानी है ना। अब अचानक तुम इतनी अच्छी से इतनी बुरी बन जाओगी तो कौन यकीन करेगा। आध्या ये सोचते हुए काफ़ी खतरनाक लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या करने वाली है तान्या, और कैसे आध्या की सीधी टक्कर होगी तान्या से। आखिर यह प्रोजेक्ट किसे मिलेगा, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। प्यारे रीडर्स, आज के लिए इतना ही। सभी सवालों के साथ और भी ट्वीट एंड टर्न्स के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी रीबर्थ ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स इन नोवेल। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। 35 कुछ अनकही बातें। अब तक सिंघानिया मेंशन। सभी लोग आध्या और तान्या की बातें कम कैट फाइट सुन रहे थे। तान्या की बातें सुन वहां बैठे हर एक शख्स तिश्री जी राज जी भी तान्या को देखने लगते हैं कि तभी तान्या बात संभालते हुए विजय जी की तरफ देख कहती है ओके डैड आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
हमें आप पर पूरा भरोसा है बेटा। इतना का विजय जी मनन की ओर देखते हैं। मनन भी विजय जी की तरफ देख हाँ में सर हिला कहता है मैं भी। वही आध्या तान्या को देख मन ही मन कुछ सोचने लगती है। वही मनन की नज़रें भी आध्या पर थी। उसे आज आध्या का यूं चुप रहना बहुत ही ज़्यादा खल रहा था। उसने आज से पहले कभी भी आध्या पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह तान्या की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। क्योंकि ईशानी तान्या को पसंद करती थी। तान्या और ईशानी काफ़ी अच्छी दोस्तें थी और ईशानी हमेशा ही आध्या को मनन की नज़रों में गलत बनाती थी। वही यह सब याद कर मनन मन ही मन खुद से कहता है, कैसा अंधा हो गया था मैं जो मुझे अपनी गुड़िया के इस हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द नहीं दिखा। बचपन से अभी तक डैड मैंने तान्या के आगे हमेशा ही आध्या को इग्नोर किया है, फिर भी मेरी गुड़िया हम सबका कितना सोचती थी। पागल था तू मनन। मनन के चेहरे पर इस वक्त खुद के लिए गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। पर मनन ये चीज़ किसी को नोटिस नहीं होने देता। पर मनन का चेहरा वही उसके चेहरे के भाव देख आध्या को सब समझ आ रहा था। मनन की फीलिंग्स आध्या से छिपी नहीं थी। मनन को देख आध्या मन ही मन खुद से कहती है, अगर पुरानी आध्या होती तो अभी तक अपने भाई के इस चेंज बिहेवियर पर उसे माफ़ कर चुकी होती। शायद मुझे भी यही करना चाहिए। जिसे अपनी गलती का एहसास है उसे माफ़ करने में कोई बुराई नहीं, पर पहले उस ईशानी की अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। इतना सोचते हुए ही आध्या अपने मुंह में पराठे को भर उसे चबाने लगती है। आध्या को इस तरह खाता देख हेड चेयर पर बैठे यशवीर जी और उन्हीं के बगल वाली चेयर पर बैठी यामिनी जी दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। वही विजय जी भी अपनी तिरछी नज़रों से आध्या की ओर देख रहे थे कि तभी आध्या अपनी जगह से उठ जाती है और कीर्ति जी की तरफ देख कहती है, मेरा हो गया मम्मा, थैंक यू। इतना बोल आध्या एक नज़र अक्ष की तरफ देख कहती है, गुड नाइट भाई, गुड नाइट दादू, गुड नाइट दादी, गुड नाइट मॉम। आध्या सभी की ओर देख कहती है, फिर आध्या पीछे मुड़ आगे बढ़ते हुए कहती है, गुड नाइट एवरीवन, और वहां से बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजपूत निवास, सभी लोग बिना टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। वही अयान और आशी आमने सामने बैठे थे। हेड चेयर पर जीवंत जी बैठे थे, वही उनके बगल वाली चेयर पर रजत जी और उन्हीं के बगल वाली चेयर पर राखी जी बैठी थी। राखी जी के बगल में ही अयान था और रजत जी के बगल में आशी। सभी डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी रजत जी अयान की तरफ देख कहते हैं, तो क्या सोचा आपने और कितना समय चाहिए आपको? आपने कहा था आप कंपनी ज्वाइन करेंगे। रजत जी इसके आगे कुछ कह पाते कि तभी एक आवाज़ आती है, आई एम रेडी डैड और आई विल जॉइन ऑफिस फ्रॉम टुमारो। अयान ये बात अपना खाना खाते हुए ही बड़े आराम से कहता है, जिसे सुन वहां पर बैठे सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। वही आशी अपना खाना खाते रुक अयान की तरफ देखने लगती है। वही अयान खाना खाते हुए ही मन कहता है, वैसे भी अकेले कॉलेज जाने में क्या मजा, जब मेरी बेइज्जती ही नहीं होगी तो मुझे क्या कॉलेज जाकर कद्दू उखाड़ने हैं। अयान ये सोच ही रहा था कि तभी जीवंत जी कहते हैं, गुड डिसीजन बेटा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आपने और आपका कॉलेज भी लगभग खत्म हो गया है, बस एनुअल ही बचा है। हाँ दादू, अयान जीवंत जी की तरफ देख कहता है। तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, तो ठीक है तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद को प्रूफ करना है। परसों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। मैं चाहता हूं तुम इस मीटिंग में अपना बेस्ट दो और इस प्रोजेक्ट को हासिल करो ताकि हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज़ को ये ना लगे कि तुम्हें ये सीईओ की पोस्ट बस यूं ही मिली है। रजत जी की बात सुन अयान एक नज़र उन्हें देख हाँ में सर हिला कहता है, डैड मैं गारंटी नहीं ले सकता पर अपना बेस्ट जरूर दूंगा। अयान की बात पर रजत जी कुछ नहीं कहते, वही जीवन जी हमें सिर हिला मुस्कुरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन, आध्या के डिनर टेबल से जाते ही अक्ष भी वहां से खड़ा हो सभी को एक नज़र देख गुड नाइट एवरीवन कह चला जाता है। अक्ष के जाते ही मनन भी अपनी जगह से खड़ा हो वहां से बिना किसी को देखे बिना कुछ कहे चला जाता है। मनन के पीछे ही ध्रुव और तान्या भी चली जाती है। टेबल पर अब बस विजय जी, कीर्ति जी, इतिश्री और राज जी और उनके साथ यशवीर जी और यामिनी जी थी। तभी यशवीर जी वहां की चुप्पी तोड़ते हुए विजय जी की ओर देख कहते हैं, विजय ये आप बार बार आध्या को सबसे कंपेयर क्यों करते हैं? आप जानते हैं हमें ये सब चीज़ पसंद नहीं है। आध्या अभी छोटी है, 20 साल की उम्र में उसे जितना समझदार होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा समझदार है वो, फिर भी आप उसमें कमियां निकालते हैं। हम एक बात कह देते हैं, अगर आपको अपने बच्चों पर घमंड है तो आध्या भी हमारा गुरूर है। सिर्फ उसकी कुछ गलतियों की वजह से आपने उससे इस तरह मुंह फेर लिया जैसे वह आपके लिए कुछ है ही नहीं। पर एक बात समझ लीजिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपने सिर्फ एक पहलू देखा है। हम एक बार फिर कह रहे हैं, आध्या के प्रति अपना व्यवहार सुधार लीजिए वरना वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी बेटी के प्यार के लिए तरस जाए। इतना बोल यशवीर जी भी अपनी जगह से उठ वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे ही यामिनी की भी एक नज़र सभी को देख वहां से चली जाती हैं। तभी राज जी विजय जी की तरफ देख कहते हैं, पापा ठीक कह रहे हैं भाई, आध्या की बचपन में की गई नादानियां की वजह से आपको आध्या से इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। आपने तान्या की हर एक बात सुनी है पर आपने कभी भी आध्या की कोई बात नहीं सुनी, सिर्फ इसलिए कि आपको बेटी का सुख पहले तान्या की वजह से मिला। पर आध्या आपकी अपनी बेटी है, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डैड की कहीं बात हमें भी सही लग रही है। इतना कह राज जी भी वहां से उठ जाने लगते हैं। वहीं इतिश्री जी भी एक नज़र कीर्ति जी को देख वहां से उनके पीछे चली जाती है।
टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, उम्मीद है आपको रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।